नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों के बाद में जो एक राष्ट्रीय तस्वीर उभर कर आ रही है उसके बारे में। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष। आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद। तो आशुतोष, जो हमें लगा था 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, बहुमत नहीं मिल पाया, कांग्रेस 99 पे पहुंच गई, इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो ऐसा लगा कि मोमेंटम बढ़ेगा आगे चलकर, मतलब हरियाणा में भी कांग्रेस की जीत होगी और ये मोमेंटम आगे बढ़ेगा। लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। तो ये आप क्या लगते हैं कि वापस एक तरह से मोदी की वापसी हो गई और राहुल गांधी वापस वहीं पहुंच गए जहां पर वो पिछले साल जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे? नहीं, अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोमेंटम लोकसभा चुनाव के बाद पैदा हुआ था वो मोमेंटम इसकी वजह से उस पर थोड़ा सा धक्का जरूर लगा है। लेकिन अगर आप पिछले लगभग 6-7 महीनों की अगर पूरी पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो एक तरीके से रोलर कोस्टर ड्राइव एक तरीके से है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और उसमें जिस बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी थी, तीनों राज्य हार गई थी, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो उनके जीतने की बात की जा रही थी, राजस्थान में अच्छे फाइट की बात की जा रही थी। तो ऐसा लगा था जैसे कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी अब कोई मुकाबला कर ही नहीं पाएगी 2024 पे। लेकिन फरवरी के बाद और मार्च के पहले हफ्ते से एक नया मोमेंटम क्रिएट हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाना मुश्किल हो पाया। यह बात जरूर है कि उसके बाद से विपक्ष को एक कॉन्फिडेंस आया, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि वो जिस नैरेटिव को लेकर चल रहे थे उसमें दम है और नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है। यह विश्वास जरूर आया। तो हरियाणा में ये उम्मीद सबको थी और कांग्रेस पार्टी को तो खैर सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। सारे एग्जिट पोल इसी दिशा में बात कर रहे थे। लेकिन एक अप्रत्याशित हार ने उस मोमेंटम को धक्का पहुंचाया। मैं ये नहीं कहूंगा उस मोमेंटम को खत्म किया है, उस मोमेंटम को धक्का पहुंचाया है। और अगर वाकई में इस मोमेंटम में दम होगा तो कम से कम महाराष्ट्र चुनाव में उसकी एक छवि देखने को मिलेगी और साथ ही साथ उसकी एक छवि हमको झारखंड और दिल्ली के चुनाव में भी देखने को मिलेगी। मैं हरियाणा चुनाव को इस लिहाज से देखता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने वोट शेयर काफी गेन किया। ये वो राज्य था जहां 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 30% वोटों का फर्क था। भारतीय जनता पार्टी को 58% वोट मिला था और कांग्रेस को 28% वोट, मतलब मैसिव गैप था। उस मैसिव गैप को ब्रिज करते हुए पार्लियामेंट के चुनाव में भी फ्रैक्शन ऑफ वोट के साथ कांग्रेस पार्टी आ गई थी और विधानसभा के चुनाव में फ्रैक्शन ऑफ वोट के साथ बीजेपी आगे है। तो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब और रसातल में हो गया, उसने गेन किया है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से जीत होनी चाहिए वो जीत नहीं मिली है, इसलिए धक्का जरूर लगा है। नहीं, तो जिस मोमेंटम की आशु आप बात कर रहे हैं, तो वो मोमेंटम जिन मुद्दों से बना, जैसे कि मान लीजिए राहुल गांधी ये बार बार मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या आरक्षण खतरे में है। लेकिन अभी जो हम आज जो CSDS का भी आंकड़ा आया है उसमें ये दिखाई देता है कि OBC ने कांग्रेस को वोट नहीं डाला है हरियाणा में, या दलितों में भी जो जाटव है उन्होंने तो वोट डाला है, लेकिन जो नॉन जाटव है या अदर SC है उन्होंने वोट नहीं डाला है। तो ये जो बात है कि भाई जो नैरेटिव जिस पर राहुल गांधी बिल्ड करना चाहते हैं RSS और बीजेपी के खिलाफ, वो वोटों में जब बारी आती है तो जो वर्ग उनको वोट डालना चाहिए वो बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। देखिए मिलिंद, आप जो बात कह रहे हैं आपकी बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन उसको एक बड़े संदर्भ में देखने की जरूरत है। पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भयानक संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन उनके पास है और एक बहुत ही जबरदस्त काडर उनके पास है। दूसरी बात, केंद्र के में उनके पास सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार थी। तीसरी, इलेक्शन कमीशन का जो पूरा अप्रोच रहता है और वो जिस तरीके से विपक्ष के साथ बिहेव करते हैं, उनको लगता है कि चुनाव सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए होना चाहिए, विपक्ष के लिए नहीं होना चाहिए। आज भी देखिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी पर रिएक्ट किया है, वो अपने आप में दर्शाता है कि जो चुनाव आयोग है उसका पक्ष क्या है। आपको याद होगा कि चुनाव तो 1 अक्टूबर को होने वाले थे जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन उसको 5 अक्टूबर को बढ़ा दिया गया और 5 अक्टूबर वो दिन था जिस दिन एक मुश्त रकम लोगों के खाते में जाने वाली थी। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तीसरी बात जो जो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई नेता किसी नैरेटिव को आगे बढ़ाता है तो उसको लोगों तक सिंक इन करने में टाइम लगता है।
राहुल गांधी ने जिस तरीके से कास्ट सेंसस को बढ़ाने की कोशिश की है, तो एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी बड़ी तस्वीर ये है, लेकिन आम आदमी तक उसको पहुंचने में और उसको कन्विंस होने में कि वाकई में ये नेता या ये पार्टी उनको लेके ईमानदार है और उनके हक की बात कर रही है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, वो अचानक नहीं बन पाता। और आज आज के जमाने में जबकि पूरी पॉपुलेशन एस्पिरेशनल हो चुकी है, पहले ये था कि अपर कास्ट और मिडिल 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 क्लास जो है वो एस्पिरेशनल था। आज ये एस्पिरेशन की जो को बुनियाद है, या जो जो जिसे डीपनिंग कहते हैं, डीपनिंग ऑफ एस्पिरेशन कहते हैं, वो अब लोअर मिडिल क्लास में जो दूसरी जातियां हैं, दलितों के अंदर है, उन तक भी धीरे धीरे पहुंच रही, उनकी भी उम्मीदें जग रही कि आप हमको रिप्रेजेंटेशन की तो बात करते हैं, बट क्या आप दे पाएंगे, ये सवाल भी उनके मन में आता है। और अगर आप ओबीसी में देंगे तो क्या सिर्फ एक खास ओबीसी के तबके को मिलेगा, या जो सबसे कमजोर तबका उन तक भी पहुंचेगा? दलितों में भी यही है। तो मेरा मानना यह है कि उसमें वक्त लगेगा, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। और आप कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, या नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि अचानक ये मान लेना कि नरेंद्र मोदी खत्म हो गए। मुझसे जब भी पूछा गया, मैंने ये बार बार ये कहा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है, लेकिन नरेंद्र मोदी खत्म हो गए हैं, उनका जादू खत्म हो गया है, यह कहना अपने आप में गलत होगा। और निश्चित तौर पर हरियाणा के चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू जिस तरीके से काम करना चाहिए था, नहीं था। और आपको तस्वीर याद होगी जिसमें नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी की जो फोटो है वो स्टैम्प साइज में छपी हुई थी, जबकि इसके पहले के चुनाव में एक लाइफ साइज फोटो उनकी छपती थी। और पिछली बार उन्होंने 10 चुनाव रैलियां की थी, इस बार सिर्फ 4 की है, और उनकी रैलियों में भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है। तो ये जो जीत है, ये जीत इस ओर है, इशारा है हरियाणा के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी का उभार हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। और बीजेपी में एक थकावट दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो लोग ये मानते थे कि थकावट बहुत ज्यादा है, वैसा नहीं है। नहीं तो आशु, आपने चुनाव आयोग की बात कही, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी चली गई ईवीएम को लेकर, कल भी डेलीगेशन लेकर गई थी वहां पर मेरा ये सवाल है, मतलब आपसे ही नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से भी मेरा सवाल ये होता है कि भाई जब 240 आई बीजेपी की, तब भी यही चुनाव आयोग था और यही ईवीएम थी, और अब आप जब हरियाणा में हार गए हैं और आपको वोट भी बराबर ही मिला है, 40-40% दोनों को वोट भी बराबर ही मिला है, तब आप जो है वापस ये रोना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी ईवीएम में खराबी है या बैटरी चार्ज नहीं हुई इसलिए हम हार गए। तो ये तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उससे मुंह मोड़ने वाली बात है ना। नहीं, मैं पहली बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मुझे ये जो ईवीएम की बात है, इसमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। और उसका कारण यह कि जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं होगा तब तक मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इसमें अगर आप थ्योरेटिकल लेवल पे इस बारे में बातचीत करें, या अगर हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मेरा मानना यह कि आज की तारीख में ईवीएम को लेकर देश के एक बहुत बड़े तबके में एक बड़ी शंका है। और सीएसडीएस का आप जो कि जिक्र किया, सीएसडीएस का एक सर्वे चुनाव के दौरान आया था, और उसमें भी ईवीएम को लेकर लोगों के मन में जो 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 एक अविश्वास पैदा हो रहा है, वो धीरे धीरे वो अविश्वास बढ़ता जाए। चुनाव आयोग की जो साख क्रेडिबिलिटी है, उसको लेके भी लोगों के मन में शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि ईवीएम से चुनाव जीता गया, चुनाव हारा गया। मैंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि एक प्रमुख विपक्षी पार्टी इस सवाल को खड़े कर रही है, और ये सवाल आज से नहीं, 2009 से ये सवाल खड़ा हो रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जीवीएल नरसिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने किताब लिखी थी। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो अगर विपक्ष कोई सवाल खड़ा कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को विपक्ष के आरोप कितने भी बेतुके हो, कितने भी बेबुनियाद हो, लेकिन उसको एड्रेस करना चाहिए, न कि उसको खारिज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको खारिज करता है, और जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, मुझे तो इसमें बहुत सख्त आपत्ति है। क्या इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? That shows कि इलेक्शन कमीशन has no respect for Congress party, no respect for India Gathbandhan, no respect for opposition leaders. The way they are behaving, I don't think they deserve to be there. If commissioners sitting over there speak a language like this, they have a genuine complaint. They are a genuine political party. They have been in the government. एंड दे कमांड एक लंबा चुनाव, लोगों का बेस उनके साथ है। वो अगर कंप्लेन करते हैं तो इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए। उसको रिजेक्ट करना यह दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को लेकर पूर्वाग्रह है, जो देश के लिए खतरनाक है और ठीक नहीं है।
तो आशु, वापस हम चुनाव पर लौटते हैं, मतलब चुनाव की राजनीति पे लौटते हैं। तो आपने भी ये लिखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का अहंकार कह लीजिए, या वो गठबंधन साथ में लेकर नहीं चल पाई, और जैसे आम आदमी पार्टी को भी करीब करीब 1.5% से ज़्यादा वोट मिल गया। तो आपको लगता है कि वापस यही गलती कांग्रेस ने की जो उसने मध्य प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ में नहीं लिया था, और वही बात दोबारा से हरियाणा में दोहराई, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए? 100% इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और उनके तमाम सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। उनको सबसे पहले इस बात का एहसास होना चाहिए वो कितनी बड़ी फोर्स के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो फोर्स है जो चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर देती है। ये वो फोर्स है जो दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देती है। ये वो फोर्स है जो जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहां पर ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, सीबीआई एक्टिव हो जाती है और वहां विपक्ष के नेताओं के ऊपर एक दबाव सा महसूस होता है। ये वो फोर्स है जो विपक्षी पार्टियों के जो आर्थिक सोर्सेज हैं उस पर अंकुश लगाती है, और जबरदस्त काडर उनके पास है, जबरदस्त रिसोर्सेज है उनके, और दुनिया की सबसे अमीर पार्टियों में से एक पार्टी है। और उनके साथ नरेंद्र मोदी जैसा एक नेता है जिसके पास किलर इंस्टिंक्ट है हर हालत में चुनाव जीतने की। अगर आपको ऐसी फोर्स से लड़ना, और एक विचारधारा है, अगर ऐसी फोर्स से लड़ना है तो विपक्ष को भी किलर इंस्टिंक्ट दिखानी पड़ेगी। जीत के लिए सिर्फ ये सोच लेना कि हरियाणा के अंदर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाएगी, अगर इस मुगालते में रहेंगे तो फिर वही हश्र होगा जो हुआ है। मेरा तो मानना यह है कि आज की तारीख में जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने चुनाव के 15 दिन पहले मीडिया में स्टेटमेंट्स दिए और जिस तरीके से उन्होंने सल किया, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोगों पर अब कांग्रेस पार्टी को भविष्य नहीं देखना चाहिए था, उनको हटा देना चाहिए था। यही हाल कमलनाथ का था, यही हाल दिग्विजय सिंह का था। आप लगातार 3-3 चुनाव, विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं, लगातार लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं, फिर भी आपके साथ किस तरह के नेता है? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह 2003 से लगातार मध्य प्रदेश का चुनाव हार रहे हैं, और जो बीच में जीता भी एक चुनाव, वो इतने कम बहुमत से जीता और वहां भी अपनी सरकार नहीं बचा पाए। तो फिर आप नए को मौका दीजिए। आप क्यों आज इंडियन क्रिकेट टीम को देख लीजिए, T20 क्रिकेट टीम को, बिल्कुल यंगस्टर्स आ रहे हैं और किलर इंस्टिंक्ट के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के लिए अब राजनीति आगे की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी मेड अकाउंटेबल, एंड अगर ना हो तो पार्टी से हटाना चाहिए इन लोग। नहीं तो ये हरियाणा में आशुतोष जो जानकारी मिली कि राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता के तौर पे ये दिखाना चाहते थे कि मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ, वो चाहते थे, ऐसा कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन हुड्डा साहब जो है इसके लिए माने नहीं, और अंत में जो स्थानीय नेतृत्व था उसकी जीत हो गई और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। तो क्या यही वजह रही ये गठबंधन नहीं होने का, या आम आदमी पार्टी ने भी बहुत ज़्यादा मांग रख दी थी अपनी शक्ति के बियॉन्ड? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा ने एक बार फिर एक्सपोज कर दिया है कि राहुल गांधी की लीडरशिप को कांग्रेस का एक तबका अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो G23 वाले लोग हैं, भूपेंद्र उसके प्रमुख नेताओं में से थे, ये लोग अभी भी राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं और अभी भी अपनी पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए। बातचीत होती, केसी गोपाल बातचीत करते हैं, और अगर वो 3 सीट कांग्रेस पार्टी अगर दे देती, जो जिस पर समझौता हो जाता, जो मेरी जानकारी है 3 सीट अगर वो दे देती तो शायद वो गठबंधन हो जाता। आप देखिए कितना है, कांग्रेस पार्टी को 39.1% वोट मिला है और आम आदमी पार्टी को 1.8% वोट मिला है। जहां इतना टफ कंपटीशन था, अगर ये 2% वोट अगर दोनों साथ आते तो निश्चित तौर पर इसमें 1-2% और वोट बढ़ता, और वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी वहां और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। चंद्रशेखर आजाद जो बाद में उन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन किया, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे। आप उनको 1-2 सीट दे देते तो आपका दलित वोटरों के बीच में एक मैसेज जाता। लेकिन आप देखिए वहां क्या हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि अब वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बड़े कॉन्फिडेंट थे, और उनको ये लगता था कि उनके बाद उनकी जो रियासत है वो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के पास जानी चाहिए। तो अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी ऐसे सीनियर नेताओं के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करना चाहती है
तो राहुल गांधी की लीडरशिप कमजोर होती है और उनका जो इकबाल पार्टी के अंदर जो पिछले 3-4 महीनों के अंदर बना था वो कमजोर होता है। और आप देखिए हारने के फौरन बाद किस तरीके से शिवसेना की नेता ने रिएक्ट किया, किस तरीके से शिवसेना ने सामना में एडिटोरियल लिखा, किस तरीके से टीएमसी के लोग बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया गठबंधन सामूहिक तौर पर किसी सुसाइड मिशन पे चल रहा है कि हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है। क्या एक दूसरे को गालियां देना यही गठबंधन का धर्म है? और जैसे ऐसा लगा जैसे कि इंतजार कर रहे थे कांग्रेस पार्टी हारे और उनके ऊपर पाउंस कर जाए, लाइक अ पैक ऑफ वुल्व्स। अगर ये तरीका है तो फिर माफ करिएगा, ऐसा इंडिया गठबंधन कभी भी भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक नहीं हरा पाएगा। 2024 फिर एक फ्लूक की साबित होगा फिर। लेकिन आशु, एक और बात है जो कि प्रताप भानु मेहता ने भी जिसका जिक्र किया कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब ये है कि आप स्टेटस को पर लौट जाएंगे, मतलब जैसे पहले शासन चलता था वैसे ही हो जाएगा। और बीजेपी ने कोई शासन में ऑल्टरनेटिव ऑफर किया है, चाहे वो नौकरी की भर्तियां हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी तो ये चूक है ना कि आप हिमाचल प्रदेश में भी सरकार चला रहे, वो आप ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। तो आपको भी तो एक मॉडल पेश करना पड़ेगा ना। बीजेपी ने भी जहां जहां सरकार चलाई आप उसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक मॉडल पेश किया गवर्नेंस का, जो कि कांग्रेस अब कहीं ना करने में चूक रही है। मिलिंद, मैं प्रताप भानु मेहता को कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं मानता हूं। वो खुद 2014 में नरेंद्र मोदी को देश का मसीहा मान रहे थे और ऐसा कह रहे थे जैसे कि पूरा देश उनका इंतजार कर रहा है, उनके आते ही देश बदल जाएगा। और बाद में उनको अपनी गलती का एहसास होता है। वो राहुल गांधी के बारे में 2024 के बाद जो उन्होंने एडिटोरियल जो लिखा उसमें उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को समझने में गलत था। तो आप देश के दो प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट को, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को नहीं समझते हैं, तो फिर मैं ये मानूंगा कि प्रताप भानु मेहता को भारत की राजनीति की कोई समझ नहीं है। और इसलिए आज की तारीख में मिलिंद खांडेकर अगर मुझसे कहते हैं तो उनकी बात को ज्यादा सीरियसली लेता हूं। जहां तक स्टेटस को की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों अपने आपको काफी बदलने की कोशिश की है और राहुल गांधी के नेतृत्व में बदलाव अब धीरे धीरे एक आइडियोलॉजिकल फॉर्म लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से वो राहुल गांधी की डायग्नोसिस आज की तारीख में 100% सही है। वो कहते हैं कि लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं, लड़ाई बीजेपी से नहीं, लड़ाई आरएसएस से है। और आरएसएस ही वो चीज है जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को प्राणवायु देती है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी कभी भी ओबीसी की पॉलिटिक्स नहीं करती थी, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स नहीं करती थी, अब बहुत ही एग्रेसिव तरीके से सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कर रही है। वो कांग्रेस पार्टी जो सेकुलरिज्म में धर्म के निगेशन की बात करती थी, आज वो धर्म के समायोजन की बात करते हुए सेकुलरिज्म को लेती है। अगर ये बात प्रताप भानु मेहता को नहीं दिखाई पड़ती तो माफ करिएगा, उनको भारत की राजनीति की समझ नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। स्पष्ट क्या है कि ये सब चीजें शेप लेने में टाइम लगेगा। कांग्रेस पार्टी के पास संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी है, उनके पास संगठन नहीं है। वो एक सेंटिमेंट बन के रह गए हैं। जब तक ये सेंटिमेंट एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मजबूती के साथ नहीं आएगा, तब तक ये समझ लेना कि कांग्रेस पार्टी चेंज हो रही है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मार्केट इकोनॉमी इस देश के अंदर लेकर आए, और वो मार्केट इकोनॉमी को आज वो जिस तरीके से वेलफेयर इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से क्रॉनी कैपिटलिज्म के पर अटैक राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरीके से मोनोपोली कैपिटलिज्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि एक ऑल्टरनेट विजन देश के सामने वो रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, अगर आप उसको ध्यान से देखिए, वो कहते हैं जो 50% की सीलिंग है रिजर्वेशन को, वो तोड़नी चाहिए। वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। अब ये अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके ऊपर। मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई वो कॉलम लिखते हैं, लोग उनको पढ़ते हैं और बड़े भारी विद्वान माने जाते हैं। मैं तो उनको नहीं मानता उस हिसाब से। जी, तो आशु, सबसे आखिर में अब जो आने वाले चुनाव है महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, तो केजरीवाल ने तो दिल्ली को लेकर ये कहा है कि हल्के में लेना नहीं चाहिए चुनाव को। झारखंड में ये माना जा रहा है कि बीजेपी के पास एक एडवांटेज है। तो अब आप इन 3 चुनावों में किस तरह से देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस देश के तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में उनका पूरा आकलन गलत हुआ है, तो अब हम राजनीतिक जो विश्लेषक हैं और जो अपने आप को राजनीति के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उनको भी थोड़ा अपने अंदर झांकने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि बार बार गलती क्यों हो पा रही है। हम सब लोगों का आकलन उत्तर प्रदेश को लेकर बिल्कुल सही था, महाराष्ट्र को लेकर बिल्कुल सही था। कम से कम मेरा आकलन इस बात को लेकर सही था जब मैं बार बार कहता था कि बीजेपी विल स्ट्रगल टू गेट 270 मेजॉरिटी नंबर्स।
लेकिन हरियाणा में मैं एक बात जरूर कहता था, लेकिन हालांकि मुझे उम्मीद थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नहीं, कांग्रेस करके, फिर भी मैं कहता था कि हरियाणा वो जगह है जहां बार बार उलटफेर हुए हैं। तो पिछली अब उस संदर्भ अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में अगर आप मुझसे पूछें तो बिल्कुल आज की तारीख में महाविकास अघाड़ी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर से साफ दिखाई पड़ता है। अब अगर ये अघाड़ी अगर आपस में लड़ेंगे, सामना अगर इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी पर अटैक करेंगे, नाना पटोले वो संजय राउत पर अटैक करेंगे, प्रियंका चतुर्वेदी चुनाव नतीजे फौरन अटैक करेंगे, तो फिर हरियाणा वहां भी रिपीट हो सकता है। क्योंकि को बीजेपी जानती है कि अगर वो महाराष्ट्र हारेगी तो एक बार फिर उसको बड़ा सेटबैक लगेगा। झारखंड मुझे लगता है कि वहां पे इंडिया गठबंधन उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, और वहां पे मेरा मानना है कि 50-50 चांस है, और वहां बीजेपी को मुझे एज लगता है कि बीजेपी को एज अभी आज की तारीख में है। अगर इंडिया गठबंधन, जेएमएम, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, तमाम पार्टियां अगर एक साथ इकट्ठा होकर मजबूती के साथ प्लान करके चुनाव लड़े तो शायद बेहतर हो सकता है। हेमंत सोरेन के तौर के रूप में उनके पास एक लीडरशिप भी है, जो कम से कम बीजेपी के पास वहां वैसी कोई लीडरशिप मुझे कम से कम सरफेस पे दिखाई नहीं पड़ती। अर्जुन मुंडा जैसे लोग हैं, लेकिन उनकी कोई वो उस तरीके का विजुअल फेस नहीं है। दिल्ली के अंदर जरूर एक अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं चुनाव हार सकते हैं, लेकिन 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी है, पार्टी के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, शीश महल जैसा जैसा प्रयोग उन्होंने किया है जिसने सबसे ज्यादा उनके साख को नुकसान पहुंचाया है। तो वहां अरविंद केजरीवाल दिस टाइम माइट स्ट्रगल। अगर वो अपने आप को, अगर बीजेपी कोई बड़ा फेस लेकर आती है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो निश्चित तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगा विधानसभा का। नहीं तो महाराष्ट्र के बारे में आशु, जो प्राइवेटली लोग कह रहे हैं, जो नेता कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस हार गई, क्योंकि एक तरह से रियलिटी चेक हो गया। क्योंकि इससे पहले तो लोगों ने मुख्यमंत्री भी बना लिए थे अपने अपने, कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया था, शिवसेना अपना मुख्यमंत्री चाहती थी। तो मतलब मैच के पहले ही जो है कि लड्डू किसको मिलेगा, इस पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी बात कर रही थी। सबसे आखिर में वापस आशु वही सवाल कि राहुल गांधी का मतलब, आप जो मैंने कहा कि शुरुआत में जो उन्होंने एक मोमेंटम देखा था, लग रहा था कि वो मोदी को टक्कर दे सकते हैं, इस ये जो लड़ाई है टक्कर वाली, अब कहाँ जाती हुई दिखती है? इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं। नरेंद्र मोदी को अगर कोई एक नेता अगर टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं, और उसका सबसे बड़े दो कारण है। एक, राहुल गांधी के अंदर वो जो करेज है, जो 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 एक बेखौफपन है कि वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके उनसे लड़ रहे हैं, जो आज की तारीख में आप अरविंद केजरीवाल के बारे में भी नहीं कह सकते हैं, और ना ही आप ममता बनर्जी के बारे में कह सकते हैं। ये इन तमाम नेताओं के कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके की कहानियां सुनने को मिलती हैं। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और इसलिए बीजेपी का मुकाबला, नरेंद्र मोदी का मुकाबला वही पार्टी कर पाएगी जो राष्ट्रीय पार्टी होगी। अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर लड़ना होगा, और 2024 के लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं थी कि राहुल गांधी की लीडरशिप स्टैब्लिश हुई, बल्कि ये थी कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, एक कोहेसिव यूनिट के तौर पर उभर कर सामने आया था। कि चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, या फिर उत्तर प्रदेश का मामला हो, या हरियाणा की जगह हो, या फिर राजस्थान हो, वो एक बहुत मजबूत कोहेसिव यूनिट के तरफ सामने आए, और लोगों को लगा कि ये इंडिया गठबंधन बीजेपी का अल्टरनेटिव हो सकती है। राहुल गांधी भले ही नरेंद्र मोदी के अल्टरनेटिव के तौर पर ना देखे गए हो, क्योंकि प्रोजेक्शन नहीं था उस तरीके का, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे मन में, कम से कम, कि आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो नरेंद्र मोदी को अगर कोई एक नेता टक्कर दे सकता है तो राहुल गांधी वो टक्कर दे सकते हैं। और राहुल गांधी आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता भी हैं, और तमाम राजनीतिक दल उनको नेता मानते भी हैं एक तरीके से। चाहे आप शरद पवार का बयान देख लीजिए, चाहे स्टालिन का बयान देख लीजिए। हाँ, अब जिस तरीके के रिसोर्सेज प्रधानमंत्री जी के पास है, जिस तरीके की पार्टी उनके पास है, जिस तरीके की विचारधारा उनके पास है, और दुनिया में जिस तरीके से राइट विंगर्स का उभार हो रहा है, जिस तरीके से वो सरकार को चलाते हैं, तो इन सब के सामने कोई ये सोचे कि 1-2 साल के अंदर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पटकनी दे पाएंगे, तो मुझे लगता है उनके साथ जाति भी होगी, और उनके साथ उनको समझने में गलतियां भी होंगी, दिक्कत भी पैदा होगी। अब अगर आने वाले 1-2 साल के अंदर कोई नई लीडरशिप आ जाए तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी से वही आदमी लड़ सकता है
जो बेखौफ हो, जिसको डंडे खाने का डर ना हो, जिसको जेल जाने का डर ना हो, और जो 100% ईमानदार हो। जरा सी बेईमानी होगी तो फिर वो जेल जाएगा, जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा है। और ये चीज ये गांधी के अंदर मैं देखता हूं, इसीलिए बेखौफ होकर लड़ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस बातचीत के लिए। तो हमने साप्ताहिक सभा में आज चर्चा की आशुतोष से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद में आशुतोष का भी ये कहना है कि जो विपक्ष का मोमेंटम था, इंडिया गठबंधन का मोमेंटम था, उस पर एक ब्रेक ज़रूर लगा है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कम से कम आइडियोलॉजिकली वो उनको चैलेंज कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते केवल वही उसका विकल्प बन सकते हैं। तो साप्ताहिक सभा देखने के लिए धन्यवाद। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साप्ताहिक सभा अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे।